मैं जानती थी जैसे ही मैं उस घर से निकलूंगी भैया भाभी कुछ ना कुछ करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। पर मेरे माँ बाप को क्या हुआ? उनका दिमाग क्या घास चरने गया था जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? क्या उनकी नजर में सब कुछ उनका बेटा ही है, मैं कुछ नहीं? अमिता फोन रखकर गुस्से में बड़बड़ा रही थी। वहीं लैपटॉप पर अमिता का पति सुरेश काम कर रहा था। अचानक अमिता को गुस्से में देख वो बोला, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों और किस पर हो रही हो? अमिता बोली, पापा पर। और किस पर? मेरे पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम कर दी, मेरे नाम पर कुछ नहीं किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि मायके में मेरा कुछ नहीं और आगे चलकर ससुराल में भी ऐसे ही रहूंगी। सुरेश बोला, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, जो कुछ है आगे चलकर हमारा ही होगा। अमिता बोली, आखिर कब कब सब कुछ हमारा होगा? तुम्हारे माँ बाप तो कुंडली मारकर बैठे हैं और उनकी सेवा में कमी भी तो नहीं हो रही। इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं इंतजार करती रहूं कि कब वो परलोक जाएंगे और कब ये घर मेरे नाम पर होगा। सुरेश अमिता का मुंह बंद करते हुए बोला, जरा धीरे बोलो, अगर मम्मी पापा ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हारी हर बात तो मान ही रहा हूं, तो थोड़ा सब्र रखो, ये भी हो जाएगा। अमिता और सुरेश के व्यवहार की सुरेश के माता पिता विमला जी और सुबोध बाबू को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनके बेटा बहू उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। समय बीत रहा था और उनका व्यवहार बदल रहा था। तो एक रोज विमला जी सुबोध बाबू से बोली, सुनो जी, जब मैं बीमार पड़ी थी तब कुछ हुआ था क्या? क्योंकि जब से मैं घर आई हूं बेटे बहू का बर्ताव कुछ बदला बदला लग रहा है। सीधे मुंह बात भी नहीं करते, एक बार बात करके तो देखिए। सुबोध बाबू बोले, हाँ लगा तो मुझे भी, क्योंकि पहले दोनों थोड़ी देर ही सही पर हमारे पास बैठते तो थे, लेकिन आजकल तो दोनों हमें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आखिर बात क्या हो सकती है, वो तो पता चले। विमला जी बोली, मैं भी वही कह रही हूँ, लेकिन अब आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है, कल बात कर लीजिएगा। पता नहीं वे लोग कब तक घर आएंगे। सुबोध बाबू बोले, पहले पार्टी में इतना नहीं जाते थे, पर आजकल तो पार्टियों में बहुत जाने लगे हैं और रात को भी ऐसे लेट आते हैं जैसे घर पर कोई हो ही नहीं। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता, तो आने दो उन्हें, उनसे आज ही बात करता हूँ। विमला जी बोली, अभी रहने दीजिए, वो लोग थके होंगे, फिर आप कुछ कहोगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा और बेवजह रात को घर का माहौल खराब होगा, कल बात कर लीजिएगा। सुबोध बाबू बोले, क्यों, कल का इंतजार क्यों करना है? बात सही है तो आज ही होनी चाहिए ना। अगर वो दोनों अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करते हैं तो साफ साफ कह दूंगा कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। विमला जी बोली, सुनिए, जल्दबाजी में बात बिगड़ सकती है। इतने में बाहर कार रुकने की आवाज आई। विमला जी बोली, लगता है वो लोग आ गए, आप शांति से बात कीजिएगा। इतना कहकर वो दरवाजा खोलने गई। उनके दरवाजा खोलते ही दोनों बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तो सुबोध बाबू बोले, सुरेश जरा ठहरो तुम दोनों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुरेश बोला, अरे यार पापा, आप तो दिन भर आराम करते हैं, पर हम अभी बहुत थक चुके हैं, तो अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कल सुबह बात करेंगे। अपनी बात कहकर दोनों अपने कमरे में जाने लगे। ये देखकर सुबोध बाबू को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ कहने ही वाले थे कि विमला जी बोली, शांत हो जाइए और चलिए, और उन्हें अपने साथ कमरे में ले आई। सुबोध बाबू बोले, देखा कैसे जवाब देकर गया है तुम्हारा सपूत। विमला जी बोली, आप उसे छोड़िए और सो जाइए, कल सुबह शांत मन से बात कीजिएगा। इतना कहकर दोनों लेट गए, पर सुबोध बाबू की आंखों से नींद कोसों दूर थी, यही सोचकर कि आखिर क्या हो गया उनके घर को। सुबोध बाबू और विमला जी की इकलौती संतान सुरेश, जो कि एक कंपनी में जॉब करता था, और उसकी शादी अमिता के साथ 2 साल पहले ही हुई थी। अमिता भी जॉब करती थी, तो विमला जी उसका पूरा सहयोग करती थी। अभी पिछले महीने तक तो सब कुछ ठीक था। सुरेश और अमिता उनका ध्यान भी रखते थे और ऑफिस से आने के बाद सब साथ बैठकर चाय पीते थे। एक रोज विमला जी की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अब बेटा बहू तो ऑफिस जाते थे, इस कारण सुबोध बाबू ही अस्पताल में रुकते थे। 2 हफ्ते बाद जब वो अस्पताल से वापस आई
तो घर पर सब कुछ बदला बदला था। अब बेटा बहू पास बैठना तो छोड़ो, बात करना भी पसंद नहीं करते थे। आखिर ऐसा क्या हो गया, ये सुबोध बाबू और विमला जी को भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, सुबह 8 बजे अमिता और सुरेश उठकर अपने कमरे से बाहर आए। उन्हें देखते ही सुबोध बाबू बोले, घड़ी देखी, 8 बज गए हैं। तुम दोनों को ऑफिस नहीं जाना है क्या? सुरेश बोला, नहीं पापा, हमने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, बस अभी 3-4 घंटे में निकलेंगे। विमला जी बोली, बेटा तुमने बाहर जाने का प्लान बना लिया और हमें बताए भी नहीं। अमिता बोली, अब हर चीज आपको बताकर करनी जरूरी है क्या? हमारी जिंदगी है और हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, तो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। सुबोध बाबू बोले, बहू ये कैसे बात कर रही हो तुम अपनी सास से? भूलो मत कि ये घर इसका है। सुरेश बीच में बोला, पापा क्या आप भी बात का बतंगड़ बना देते हैं? उसने मम्मी को सिर्फ जवाब ही तो दिया है, कोई गाली तो दी नहीं कि आप बहू से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। सुबोध बाबू बोले, वाह बेटा, तेरी पत्नी तेरी माँ से बदतमीजी कर रही है और तुझे दिख भी रहा है। उसे रोकने की जगह तू उल्टा उसे बढ़ावा दे रहा है। अगर तुझे अपनी पत्नी की गलत को बढ़ावा ही देना है तो बेटा अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, हमें तो हमारे घर में चैन से रहने दो बस। अमिता बोली, आपका घर? कौन सा घर? अब ये घर हमारा है, आपका नहीं, और अगर यहाँ रहना है तो हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। भूल गए क्या, आपने खुद ही तो मकान के पेपर साइन किए थे। बहू की बात सुनकर सुबोध बाबू और विमला जी हैरान थे। सुबोध बाबू बोले, हमने कब साइन किए थे? फिर उन्होंने सुरेश की तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए था। सुबोध बाबू बेटे का कॉलर पकड़कर बोले, क्या किया है तुमने और कब किया ये सब? सच सच बताओ। सुरेश के मुंह से डर से निकला, जब मम्मी हॉस्पिटल में थी कुछ पेपर पर साइन करवाए थे ना आपसे, तो उन पेपर्स में घर के भी। इतना कहते कहते वो चुप हो गया और खुद को छुड़ाकर अंदर कमरे में चला गया। सुबोध बाबू को याद आया कि जब विमला जी एडमिट थी तब सुरेश ने कहा था, पापा मम्मी के इलाज से संबंधित कुछ जरूरी पेपर हैं जिन पर आपके साइन लगेंगे। सुबोध बाबू ने कहा, बेटा तुम ही कर दो। सुरेश ने कहा, नहीं पापा, पति के रहते बेटा साइन कैसे कर सकता है? तो सुबोध बाबू ने साइन कर दिया था। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा अपनी पत्नी के कहने पर उनसे इतना बड़ा धोखा करेगा। अमिता बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉलर पकड़ने की? निकल जाइए मेरे घर से, अब आप लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उसने दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। वो दोनों सीधा पुलिस स्टेशन गए और वहां बेटे बहू के खिलाफ FIR करवाई और साथ ही कुछ NGO से मदद मांगी। फिर अमिता के माता पिता को उनकी बेटी के कारनामे सुनाए। कुछ ही घंटों में पुलिस और NGO वालों के साथ दोनों दंपति वापस अपने घर आए। बेटा बहू बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक पुलिस को देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहते, उतने में अमिता के माता पिता भी वहां पहुंच गए और उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। FIR के आधार पर पुलिस सुरेश और अमिता को साथ ले जाने लगी। विमला जी बोली, ऐसा मत कीजिए, अगर ये जेल जाएंगे तो हमारे घर की इज्जत खराब होगी। उनकी पहली और आखिरी गलती समझकर उन्हें माफ कर दीजिए। विमला जी के कारण दोनों को जेल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया से सुबोध बाबू ने वो घर वापस अपनी पत्नी के नाम करवाया। बेटा बहू घर छोड़कर जाने लगे तो अमिता के पिता ने कहा, तुम्हारे इसी लालची व्यवहार के कारण मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे भाई के नाम कर दी थी, पर दामाद जी आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। समय रहते ही सुबोध बाबू ने भी अपनी प्रॉपर्टी से बेटे को बेदखल कर दिया। उस रोज सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अमिता से कहा, काश मैं तुम्हारी बातों में ना आता। प्रॉपर्टी तो नहीं ही मिली, बदनामी हुई वो अलग। अब तो किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जा सकते, सबसे मुंह छुपाकर रहना पड़ेगा, और ये सब तुम्हारी बातों पर अमल करने का नतीजा है। सच कहते हैं लोग, कुछ औरतों का दिमाग घुटनों में होता है और जो उसकी बातों में आता है वो संसार से जाता ही जाता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।